दोस्तों, आज मैं क्लास 10th ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का लेकर आया हूँ। पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपके पास जितने भी फ्रेंड हैं जो क्लास 10th के, जो इस वर्ष 2023 में देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का इतना निचोड़ क्वेश्चन है कि इसके अलावा कहीं से आएगा नहीं। मतलब 90% इसी से ही आ जाएगा। और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अधिकांश इसमें आपको मिल जाएगा कि कौन क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है इसे, ठीक है। और कुछ कुछ भी इसमें नहीं लिखा गया है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और बाकी बात अगर इससे आपको नहीं होता है तो पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम आपको क्वेश्चन बैंक का भी लेकर आऊँगा और किताब का भी जो लेकर आऊँगा, जो किसी भी तरह से आपको पूरा 100 में 100 इसमें आनी चाहिए। जो 70 नंबर का होता है, कम से कम ऑब्जेक्टिव तो 40-35 उठ जाएगी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फिजिक्स का है और इसमें जो न्यूमेरिकल होता है, आपको न्यूमेरिकल का एक वीडियो अलग भी बना देंगे। और अगर इसमें आता है न्यूमेरिकल तो साथ में बता भी देंगे। और एक बार मैं न्यूमेरिकल को अलग से वीडियो लेकर भी आ जाऊँगा। चलिए, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये रहा। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परिवर्तन होता है, नियमित, अनियमित, दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करना है, वीडियो को से क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को एक बार रोक लीजिए, उस पर क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और उसको फिर से एक बार आंसर आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो 2 से 3 बार का पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आ जाएगा क्या कह रहा नहीं कह रहा है, ठीक है। चलिए, दूसरा है, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। यानी पी को एक शीशा रख दीजिए, ऐनक, और पी को लिखिए तो पी कैसा दिखा जाएगा, उल्टा, यानी कि क्यू के जैसा। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था शायद 12th में आर का, है ना, आर का पूछा हुआ था। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है। ए, कानों का प्रवाह है। बी, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। सी, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको 10th और 12th दोनों को पढ़ा जाएगा, ऑल सब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगी, पूरा किताब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो आपको सब्जेक्टिव भी आपको लेकर आ जाएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आपको मार्क्स मिल सके। चलिए, चौथा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है। देखिए, 2015 का ए का मतलब हो गया एनुअल में होता है, यानी पहली वर्ष में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। ए वास्तविक है, बी आभासी सीधा होगा, सी वास्तविक सीधा होगा, डी आभासी उल्टा होगा। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा होगा। देखिए, ऐसा जो दर्पण वाला क्वेश्चन है वो तीनों सेम सम होता है। तो क्या करना है, ये सबको क्वेश्चन भी रट लेना है और आंसर भी रटना है, तभी कन्फ्यूज नहीं होगा, वरना कन्फ्यूज ही हो जाइएगा आप लोग। 5वां, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ए, वास्तविक, आभासी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 5वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब। चलिए, 6ठा, किस दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ए, ठीक है, केवल समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या तो समतल या उत्तल दोनों में। तो 6ठा के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल दोनों में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, प्रकाश की किरणें के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में, कि डी है ए और बी दोनों में। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में, ठीक है। ऐसा रहेगा ए और बी, तो ए और बी याद नहीं करना है, ए का ऑप्शन याद करना है और बी का ऑप्शन भी याद करना है, तो अपना पता चलेगा। वहाँ कहीं ए और बी नहीं दिया, एक ही आंसर ऑप्शन दिया तो, ठीक है। चलिए, 8वां, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन होगी, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। चलिए, 9वां है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरे रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी, लाल, हरी, काली या पीली। तो 9वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली। चलिए, 10वां, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है छाया, उपछाया, कुछ भी नहीं, कि ए और बी दोनों। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
छाया और उपछाया दोनों। 11 है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? ठोस गोल, बी वृत्ताकार, सी त्रिभुजाकार और डी चौकोर। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? प्रकाश, विधावनी, सी तरंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश। चलिए 13 है आपका, प्रकाश एक रूप है शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का या बल का? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। 14, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है कि डी है, ए और बी, सी तीनों है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीनों है। ठीक है, इसका भी तीनों का ऑप्शन याद कर लेना है। 15, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विकिरण ऊर्जा का है या फिर या एक बल है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकिरण ऊर्जा का। 16, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? धावनी तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, कोई तरंग नहीं, डी में से कोई नहीं। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, चलिए 17 है, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है? द्रव्यात्मक माध्यम, बी किसी प्रकार की माध्यम नहीं, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी भी प्रकार की माध्यम नहीं। चलिए 18 है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत छोटा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए प्रकाश किरण है, प्रकाश का बिंदुपथ, किरण का बिंदुपथ या भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का बिंदुपथ। चलिए 20 है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। ये तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्ट लिखाया होगा, प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। एक ऐसे, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करता है, पूर्ण रूप से, अंशतः, अपवर्तित करता है, डी अवशोषित करता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण रूप से। जैसे ऐनक होता है ना, एक साइड से पॉलिश किया हुआ दूसरी साइड से दिखे तो आपको चेहरा सेम टू सेम दिखाई देगा, वही क्वेश्चन है। 22 है, तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी पारभाषक, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखा जाएगा और क्या धुंधला हो जाती है। 23 है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है, कण माना गया है, दोनों में से कुछ नहीं माना गया कि सभी उत्तर सही है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुछ नहीं माना गया। चलिए 24 है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? अपसृत है, बी संतृप्त है और डी समानांतर है और डी सभी उत्तर सही है। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समानांतर प्रकाश पुंज है। सूर्य से जो किरण आता है वो कैसा होता है? समांतर होती है। 25 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। चलिए 26 है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? देखिए 2 बार क्वेश्चन किया, बहुत बार पूछा है लेकिन इसे 2 बार लिखा है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन हो या फिर अपन तो उसका 2 ही नियम है। चलिए 27 है, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परिवर्तन के बाद समांतर हो जाता है अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, किनमें से कोई नहीं। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से। चलिए 28 है, आपको F बराबर R/2 सत्य है केवल, आपको कोचिंग में कराया होगा, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण के दोनों में, ये दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो 28 से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, मुख्य फोकस में वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के पर, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ये भी क्वेश्चन को 2013 के सी में पूछा गया। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। जरूर आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर को देखा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
30 है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। ये किताब का भी क्वेश्चन है और ये पूछा गया भी है। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वारक। 31, कौन सा किरण और एक सही नहीं है? ठीक है, तो 31 का देखिए ए ऐसा हो गया, ये क्या सही है या गलत है? अगर किरण पड़ेगा तो लौटेगा नहीं, ये तो सही हो गया। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये तो ठीक है, उत्तल दर्पण जैसे पड़ेगा तो ये किरण क्या हो जाएगा, ऐसे पड़ा और ऐसे क्या जगह लौट गया, तो ये भी किरण आपको सही है। और ये हो गया आपको सी में है, इसको बोलेंगे हम लोग आपतल दर्पण। इसमें अगर किरण पड़ा तो ऐसे लौटता है, क्योंकि F बराबर R/2 जो होता है, F बराबर R/2 इसी फिगर से सिद्ध होती है। ठीक है, तो डी में है ए और बी है ना, 31 का क्या है, डी है, जो ये दोनों क्या आपस में गलत है, ए और बी। देखिए ये ए वाला और ये बी वाला दोनों आपस में क्या है, गलत है। ये जो देखिए, ये जो सूरज की किरण है इधर से नहीं आनी चाहिए, किरण इधर से ही आवेगा, ऐसे है ना। चलिए, और ये जो पहला जो आपको हो गया, पहला है, जितना प्रकाश का परिवर्तन और अपांतर दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। अगर उधर से प्रकाश आया तो 30 डिग्री बना, लेकिन गया तो भी 30 डिग्री का ही बनाना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो फिगर क्या है, सही नहीं है। चलिए 32 है, आपतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों की कोई नहीं। तो 32 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, घटाओ का चीज। 33, आपतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ऋणात्मक धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक, यानी कि प्लस। ये दोनों क्वेश्चन क्या आपको रटना होगा, ना तो कन्फ्यूज हो जाइएगा कि धनात्मक पढ़े थे कि ऋणात्मक पढ़े थे। 34, नई कार्तीय चिह्न परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है, धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। जिसका ऑप्शन एक जैसा लगे बार बार उसका आंसर आए, तो ऐसा क्वेश्चन और आंसर को दोनों को क्या करते हैं, रट लेना चाहिए। 35, एक प्रयोग में आपतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ठीक, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को हम लोग माप के इसको क्या करते हैं, फिगर उतार सकते हैं। 36 है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा, धनात्मक ऋणात्मक कि दोनों होगा कि कोई नहीं। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 36 का भी ऑप्शन क्या ए ही होगा। ठीक है, धनात्मक होगी। 37 है, किसी गोली दर्पण का रैखिक आवर्धन m, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, वस्तु की ऊंचाई डैश। आवर्धन m बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है आपको पता है कि प्रतिबिंब की बीम की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी कि h डैश बटा h होती चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये फार्मूला भी। 38 है, किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। पार्श्व दृश्य का मतलब दर्पण को पीछे देखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। किस दर्पण का, उत्तल है, अवतल है, समतल है ना। गाड़ी में जो होता है शीशा, तो क्या होता है, उत्तल दर्पण का बनी होती है। 38 से क्या हो जाएगा सी। 39 है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, और इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी। 40 है, तटी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, सी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं ना। दाढ़ी बनाने के लिए कहीं भी रख दीजिए समतल दर्पण के सामने, आपको चेहरा सेम टू सेम होगा। 41 है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। उत्तल समतल है, बी में समतल अवतल है, उत्तल अवतल है, या तीनों है। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समतल और उत्तल। ठीक है, एक बार इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, सीधा किस में बनता है, समतल और उत्तल में एकदम सेम टू सेम। 42 है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, सीधा उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टा। 43 है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में किसका करते हैं, अभी तो बताएं। ओ, इसका ऑप्शन ही कट गया। ठीक है, 43 का आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है,
तो 43 का आंसर जानते क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। 43 क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हम लोग दाढ़ी बनाने का प्रयोग करते हैं। चलिए 44 हो गया। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कर्तन मतलब टुकड़ा, कागज का टुकड़ा जल उठता है। इस बिंदु की दूरी क्या होगी? यानी जितना फोकस दूरी होगा उतनी दूरी पर उसको कागज का रखना होगा। और सूर्य के सामने जैसे रखिएगा वैसे ही कागज क्या हो जाएगा? जल उठेगा। लेकिन दोनों का दूरी सेम होनी चाहिए। जितना दूरी पर उसको फोकस दूरी है उतना ही दूरी पर उसको कागज को करते रखना है। तो फोकस दूरी उसका कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे तभी जल पाएगा, ठीक है। चलिए 45 है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। चलिए ये तो न्यूमेरिकल को बता दे रहे हैं, बाकी के बाद हम ऐसे एक वीडियो और लेकर आऊँगा। त्रिज्या का मतलब आर बराबर हो गया आपको, ठीक है। आर बराबर क्या दे दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो उसके फोकस दूरी यानी कि ए बराबर फार्मूला क्या होता है अभी बताए थे? R/2 यानी कि हो जाएगा 40/2 मतलब 20 से कट जाएगा यानी कि हो जाएगा कितना? 20 सेंटीमीटर। देखिए कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। गड़बड़ाई नहीं कि एगो है तो भाई नहीं सीख पाए हम, ऐसा बहुत से क्वेश्चन लेके आऊँगा आपको। 46 है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, ठीक है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब होता है। 47 है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक और क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। चलिए 48 है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दोनों लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव होंगे। ये दर्पण हो या फिर लेंस हो, क्या होगा? दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, दोनों अवतल तथा उत्तल लेंस होंगे और दोनों उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस होंगे, अवतल लेंस होंगे। तो ये 48 का है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल होंगे। अवतल का ही जो होता है ये ऋणात्मक होती है यानी माइनस होती है, ठीक है। अवतल का क्या होगा? जो फोकस दूरी होगा माइनस में होती है। 49 है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को कहा जाता है ये वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, फोकस, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस, ठीक है। चलिए 50 है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? अवतल, समतल, उत्तल या परवलयिक दर्पण का। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का। अच्छा, जिसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है उसी को हम लोग गाड़ी के पीछे देखने में प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं, क्योंकि दूर का भी उसको लोके कि हाँ कुछ आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, बाकी बाद इसका पार्ट 1 हो जाएगा और आपको पार्ट 2 भी लेकर आ जाएगा, इसमें और से क्वेश्चन है। तो वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।